कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 आज हम ले रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन ऑर्बिट लाइक द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो जैसे वो कह रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल जो था उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड करती है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शंस as those of the atom, what would the earth be closer to the earth or closer to or farther away from the sun? कहते हैं अगर हम जिस प्रोपोर्शन में जैसे हम एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, अगर उसी प्रोपोर्शन में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो तो सन प्रेजेंट कंडीशन से ज़्यादा दूर हो जाएगी या उससे काफ़ी पास हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी? दूर चली जाएगी अर्थ उसी प्रोपोर्शन में अगर हम लेते हैं तो, या फिर वो पास आएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेडियस का बात करें, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, और मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करें, रदरफोर्ड मॉडल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की और न्यूक्लियस की ऑर्बिट, तो न्यूक्लियर का साइज़ रेडियस ले लें, यानी उसका रेडियस ले लो साइज़ का, तो ऑर्बिट के रेडियस का, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के रेडियस का एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये क्या था 10⁻⁻10, ये तो साइज़ ऑफ एटम हो गया, और ये हो जाता है 10⁻⁻15 साइज़ ऑफ न्यूक्लियर, और ये रेशियो बन के आएगा 10⁻5। अगर इसी प्रोपोर्शन में आप अर्थ को ले लो, यानी रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया जाए, ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट का रेडियस ले लिया जाए, और सन जिस का साइज़ का रेडियस ले लिया जाए, सन का जो न्यूक्लियर साइज़ है या सन साइज़ जो है, सन का रेडियस जो, उनको अगर हम रेशियो ले लें वो भी हमारा 10⁻5 आना चाहिए। और सन का जो रेडियस होता है अगर हम उसको 10⁻5 से, यानी 10⁻5 टाइम्स हो जाना चाहिए देन दी सन के रेडियस से। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सन का जो रेडियस होता है वो होता है ऑर्डर में, रेडियस ऑफ द सन जो है वो 10⁸ ऑर्डर का होता है मीटर में, वो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 10⁻13 मीटर आएगी, जो कि अपनी इस टाइम जो है उससे 100 टाइम्स ग्रेटर है। यानी जो अब अर्थ का ऑर्बिट है उस ऑर्बिटल साइज से, ऑर्बिटल रेडियाई से वो 100 टाइम्स ग्रेटर है। तो यानी अर्थ क्या होगा? अर्थ दूर चली जाएगी, तो अर्थ विल गो फार्दर अवे। तो अर्थ जो है हमारी दूर चली जाएगी क्योंकि ये उससे प्रेजेंट रेडियस से 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन RE, जो अभी हमारी अर्थ की अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस है उससे ये जो नया रेडियस बनेगा ऑर्बिटल रेडियस वो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन Madsen experiment, Geiger-Madsen experiment, what is the distance of the closest approach of the nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction? यानी हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आएगा एंड देन रिट्रेस करेगा अपना पाथ। तो ये पूछ रहा है अगर उस एक्सपेरिमेंट में अगर हमने इतना 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा टू द न्यूक्लियस दिस, तो अगर ये न्यूक्लियस होता तो वहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो उसकी कंडीशन तो यही होती है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी को मैं नहीं चेंज करती हूँ बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, इट इज इक्वल टू K। हम अल्फा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ E, और जो भी न्यूक्लियस आपने यूज़ किया ZE बोल देते हैं बाय R²। और यहाँ पर हम इसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर रहे हैं, बट वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, R² नहीं होगा, ओनली R, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो R आएगा KQ/R, KQ1 Q2/R। तो यही रिलेशन लिया, R को इधर लेके जाएंगे, यही हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस है। तो दिस इम्प्लाइज कि R या फिर R0 बोल सकते हो, यहाँ हम उसे R ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा K2KZE² बाय काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप हमने लेना है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी विल पुट हेयर। तो अगर हम कन्वर्जन देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी या न्यूक्लियस जिस एनर्जी का था उसके बराबर थी, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करोगे व्हेन जूल्स, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी होती है, मेगा के लिए 10⁻6 आता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर कन्वर्जन यू विल गेट 1.2 इंटू 10⁻12 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया है एंड देन वी विल गेट दिस। नाउ विल पुट ऑल दी वैल्यूज। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें हम उसको डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। जेड हमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है, एक बार देख लेते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात हुई। सो हमें Z तो यहाँ नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम गोल्ड फॉइल का भी एग्जांपल ले लें तो Z की वैल्यू गोल्ड फॉइल के लिए 79 होती है। तो अगर वो पुट करते हैं, और यानी हम यही मानते हैं कि मार्टसन एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने यही किया था, अल्फ़ा को किस पे इंसिडेंट किया था। यहाँ तो इसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि किस पे इंसिडेंट किया था, लेकिन हम अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट जो था वो गोल्ड फॉइल पे किया गया था। तो ये जो हमने Z को ले लें कंसिडरेशन में और यहाँ पर सारी चीज़ें वैल्यू प्लेस कर दें, तो R जो है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच जो है वो आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻14 मीटर के आसपास आ जाता है, जो कि एक्चुअली गोल्ड फॉइल का जो साइज़ है न्यूक्लियस का उससे भी छोटा, इससे भी छोटा होता है। तो -14 पे रहेगा तो -15 की रेंज में आता है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल गया होगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल गया और न्यूक्लियस का साइज़ जो था वो तो इतना ही था, तो वो तो -15 रेंज का था और ये -14 के ही उससे वापस आ गया। तो इसका मतलब इसका साइज़, ये तो इससे काफ़ी पहले ही रिवर्स हो गया, इसने इसको छुआ ही नहीं, न्यूक्लियस को टच ही नहीं हुआ, कोई कोलिजन नहीं हुआ, टकरा कर वापस नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, उसने रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो वापस हो गया। तो विदाउट इवन टचिंग इट इज़ कमिंग बैक। तो ये हम निकाल सकते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच हमारा उस वक्त, उस केस में इस एनर्जी के लिए कौन सी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए ये आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। सो वी आर गिवन विद एनर्जी, तो हम सीधा सीधा एनर्जी का ही फॉर्मूला लगा दें। एनर्जी जो है वो हम देते हैं -kZe²/2r, ये फार्मूला है। ये हमने डेरिवेशंस किए थे, उन डेरिवेशंस में ही ये फार्मूला लिया था कि हमने एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है यहाँ पे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो एनर्जी होती है उसको हम क्या फार्मूला लेते हैं, K(Q1Q2/R). तो यहाँ पर वही लिखा है, K(Q1) हो गया Ze, और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व अराउंड कर रहा था उसके लिए भी एक और चार्ज आया (R). और हाफ क्यों आया, बिकॉज वी आर टेकिंग बोथ द सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम टोटल चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं वो, ये जो हमने कैलकुलेट किया वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, बट हमें पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों का सम लेना होता है। तो टोटल एनर्जी इज डिफाइंड एज दिस। या मैं यहाँ एक रिलेशन लिख भी देती हूँ। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ एनर्जी टोटल के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो हम कुछ भी इसमें से कुछ भी पुट कर दें, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/R), लेकिन ये हाफ आ रहा है क्योंकि हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है हमें, एक्चुअली टोटल एनर्जी निकालना है, विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो ये रिलेशन पुट कर दिया हमें यहाँ पे, जो कि हाफ ऑफ आपका पोटेंशियल एनर्जी था। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा आइडिया हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होता है, वो पुट किया है। के की वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आएगा Ze², और के होता है 4πε0, 4 ऑलरेडी है तो 8πε0r, ये रिलेशनशिप आ गया। अब Z को कर दो 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, और R निकालना है, तो R को इधर ले जाते हैं, तो R इज इक्वल टू En को हमें नीचे लेके आना है 8πε0e, ये E² हो जाएगा, यहाँ पे E² लेंगे। तो जब ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, E की वैल्यू हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे हैं, विच यू कैन कन्वर्ट इन जूल्स। तो जूल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट आंसर 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। पर्पस सिर्फ इतना था कि हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अगेन मैं ये बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप में कितना समझा पाई आपको, बट हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ भी लगाया था, पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, K(Q1Q2/R), ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी वो डबल द काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी के इक्वल होती है, ये याद रखने हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को इसके हाफ में लेके आओगे तो इसलिए ये 2 नीचे आया है। ठीक है, मैंने कोशिश की है समझाने की। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। दूसरे पार्ट में उसने दोनों चीज़ें मांगी थी, ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी। तो रेडियस हमारी आ गई, वेलोसिटी निकालते हैं। काइनेटिक, ये जो एनर्जी था, ये एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं ई को वापस इधर ले आती हूँ और आर को नीचे ही लेके आती हूँ, यानी कि पुराना एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन ही लिखते हैं दोबारा। तो हम क्या लिख रहे हैं, हाफ एम वी, मैं चेंज कर रही हूँ उसको, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ई का मैंने ओपन अप कर दिया, और जो यानी इसका एक्सप्रेशन, इसी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रही थी, तो वो ही मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी यहाँ पे। और नीचे लिखा जेड, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर, यानी आर को यहीं ले गए, एनर्जी को वापस वहीं ले आए। ये हमारे एक्सप्रेशन था, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट वी विल डू, वी लेंगे और बाकी एम को भी डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, 2 को यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो 4 रह जाएगा, और ई स्क्वायर था और ये स्क्वायर जब आएगा तो ई खाली रह गया, एंड अंडर रूट में हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। अगेन सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसकी आर हमने, रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑर्बिटल रेडियस वो हमें पुट करना है, मास पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स पुट करने हैं। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन अगेन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶। मैंने कैलकुलेशंस नहीं किए हैं, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है आंसर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कहाँ से ये फॉर्मूला आया। कई बार बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे होते हैं, तो जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि फॉर्मूले कैसे कोरिलेट हो रहे हैं आपस में, पर्पस सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, this is your question number 12.4 I have now. So this is question number 12.4. According to the classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen atom. प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि Z यहाँ पर 1 है, N यहाँ पर, एक ही ऑर्बिटल लेवल की बात हो रही है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है। तो क्लासिकल थ्योरी में फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को अगर हम रिलेट करें दैट इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ है, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गई बाई जो भी उसने वेलोसिटी एक्वायर कर रखी थी वो वेलोसिटी। तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पुट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V बाई 2 पाई आर। और पिछले ही क्वेश्चन में हमने आर भी कैलकुलेट किया है, वी भी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, हमने यहाँ आर कैलकुलेट किया था और ये हमने वी कैलकुलेट किया था। यही दोनों वैल्यूज़ बस हमें यहाँ पर प्लेस करनी है एंड सिंप्लीफाई करना है। ओनली द कैलकुलेशन पार्ट इज देयर। टाइम पीरियड नहीं मांग रहा, फ्रिक्वेंसी मांग रहा है। तो फ्रिक्वेंसी हम सिंपली यहाँ पर सिर्फ 2 पाई या 2 पाई को एज इट इज़ रखें, और अगर मैं वैल्यू प्लेस कर दूँ तो वैल्यू इज़ 5.3 इंटू 10⁻⁻11 हो जाती है आर की, और वेलोसिटी की 2.2 इंटू 10⁻6 हो जाती है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ये हमारा फ्रिक्वेंसी आया था। अगेन मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, बट ये क्यों आया उसका रीज़न दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12.5, 10 kg सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे के बाद वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, और रेडियस भी दिया है, ऑर्बिटल रेडियस हमें दे दिया है, in an orbit having a radii of 8000 km, assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite just as it does to the electron in the hydrogen atom। तो वही बोहर्स के postulates जो हैं हमने वहाँ ऑर्बिट उस सैटेलाइट पर भी अप्लाई कर दिए जो हम इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर देते हैं इन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल मोशन के अंदर। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। क्वांटम नंबर n हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला तो था mv/r इज इक्वल टू NH/2π। ये बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन है जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम इधर ले जाते हैं, तो n को यहाँ पे रखा mv/r इंटू 2/π/h। ये रिलेशनशिप आ गया। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, और v और r जो है, v वेलोसिटी हो गई, r ऑर्बिटल रेडियस हो गया। हमें क्या क्या गिवन था, ऑर्बिटल रेडियस तो हमें गिवन था, लेकिन वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, हमें टाइम गिवन है। तो हम टाइम पीरियड का रिलेशनशिप यूज़ करें। देखिए हमने पिछले केस में हमने टाइम पीरियड का रिलेशन यूज़ किया था 2πr/v। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ से हम v निकाल लेते हैं, उस फार्मूले से, इस फार्मूले से 2πr/T कर देते हैं, सो दैट कि हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ जाए 2π
R बाय कैपिटल ऑफ T। तो जब आप V को पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा M, और यहाँ मैं V की जगह पुट कर देती हूँ 2 पाई, या 2 पाई ऑलरेडी है तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड R, एक R पहले से था तो दोनों में तीनों मिला के ये 2 पाई R पहले भी था और एक 2 पाई R और आ गया तो इसका होल का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय टाइम पीरियड एंड H। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमारा काम है सिर्फ हमें इसमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है एंड वी विल कैलकुलेट इट। And if we place all the values after calculation, the answer is 5.3 into 10 is per 45। दिख ही रहा है कि n बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज़ 10 is पर 45 तक जा रहा है। क्वांटम जो फिज़िक्स होती है वो बहुत कम स्मॉल साइज़ के लिए वैलिड होती है, इतने लार्ज ह्यूज साइज़ के लिए तो यानी कि अब ये क्वांटम का पार्ट नहीं रहा, ये क्लासिकल का पार्ट काउंट होगा, क्लासिकल फिज़िक्स में काउंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Using the Rydberg formula, calculate the wavelength of the first four spectral line in the Lyman series of hydrogen spectrum। So इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेव नंबर का रिलेशनशिप होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी बोल देते हैं उसको, रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए बोलते हैं, और यहाँ हम बोलते हैं n स्क्वायर, लेकिन कौन सा n होता है वो लोअर एनर्जी लेवल का होता है, सेफ फाइनल यानी अपर एनर्जी लेवल का, हाई एनर्जी लेवल बोल दो, स्क्वायर कर देते हैं और ये रिलेशनशिप लिखिए। मैं इसको लोअर हाई से प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में जहाँ मैं इनिशियल फाइनल लिख गई थी, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादातर कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इनिशियल फाइनल के अंदर, कि वो इनिशियल सोचते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट नहीं है, वो फाइनल एनर्जी स्टेट को इनिशियल एनर्जी मतलब उल्टा कर जाते, मिक्स कर देते हैं। जैसे लो हमें रखना है, यहाँ वो फाइनल को लो नहीं मानेंगे, फिर वो कहेंगे फाइनल एनर्जी स्टेट सेकेंड एनर्जी हायर एनर्जी लेवल को ले लेते हैं, तो माइनस सिंबल का फ़र्क आ जाता है, इसलिए कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। सो दैट्स वाई बेटर ये होता है कि लो और हाई आप साइन दो रादर देन इनिशियल और फाइनल देने के, उसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो हमें तो वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है, तो सारे कॉन्स्टेंट्स हम इनका एलसीएम ले लें और फिर उसके बाद हम वैल्यू को प्लेस कर दें, देन यू विल गेट द आंसर। तो हम फाइनल वेवलेंथ निकालने के लिए इस पूरे का पहले एन की वैल्यू पुट कर दो, उन्होंने सीरीज़ बोली है तो ये भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो आपका इनिशियल लेवल लोअर एनर्जी लेवल है, तो लोअर एनर्जी लेवल में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि हायर एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं 2, 3, 4, और वो कितने तक मांग रहा है 4 ही मांग रहा है। फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है हमें, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, यही स्पेक्ट्रल लाइंस जो है 1 से 5, इसको 5 भी बोल सकते हैं, हमें 5 तक लेना पड़ेगा, 4 बोला है तो 5वां भी लेना पड़ेगा। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो 2 से 1 का चाहिए। सो आफ्टर प्लेसिंग एन एल को हम 1 ले लें और एन एच को 2 ले लें, क्योंकि मैं 2 से 1 की बात कर रही हूँ। एंड आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, वो कितनी होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये हमारे पास आती है मीटर इनवर्स में। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1216 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही 3 1 आएगा, ऐसे ही 4 1 आएगा और ऐसे ही आपका 5 1 आएगा। तो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 1026 आएगा, इसका वैल्यू आता है 972 और इसके करीब करीब 950, सभी एंगस्ट्रॉम में आते हैं। मैंने किसी को भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ आंसर्स लिख दिए हैं सो दैट कि आप इसमें अप्लाई करो और सॉल्व करके देख सकते हो। वैसे ये सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में सॉल्व होते हैं, हार्डली किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी अगर इन केस आए यूनिट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या लोअर हायर क्या लेना है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो दे कैन सी। सो दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस फॉर दी सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस। और अब ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा ब्रीफ हो गया है, कुछ पोर्शंस इसमें से डिलीट हो गया है, जैसे कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो खैर न्यूक्लियर वाले पार्ट में से डिलीट हुआ है। रदरफोर्ड ये वाला पार्ट तो खैर पूरा ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो डिलीट हुआ हो एनर्जी डायग्राम्स को लेकर या कुछ भी, बाकी उसके अंदर हमारा काफ़ी पार्ट डिलीट हो गया। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे विद न्यूक्लियर।